मैं बता रही हूँ कि मैंने सेट किया था मुझे 50,000 रुपये महीना कमाना है, इससे कम में मेरा होने वाला है नहीं। अब जब मैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आती हूँ, मैंने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था। कुछ ऐसा नहीं था कि जीवन में कोई कमी है, कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ में हमेशा ही संघर्ष लगा रहता है जो दिखाई बिल्कुल नहीं देता। कहने को एक मिडिल क्लास फैमिली के पास में घर होता है, खाने के लिए अनाज पूरी तरह से होता है, पहनने के लिए कपड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि वो सारी चीज़ें पूरी नहीं पड़ रही होती। मान पाएंगे आप ये मेरे साथ में? यानी वो जो कांटा है ना, वो एक नहीं, वो कई जगह से चुभ रहा होता है। सब सुंदर दिख रहा है, लुभावना दिख रहा है, पर है कुछ नहीं। हम पहले जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। मेरे पिताजी और उनके और 3 भाई, मेरे दादा दादी, हम सब एक परिवार एक घर में रहते थे। क्योंकि बहुत स्ट्रगल के साथ वो घर बना था, और वो घर इतना बड़ा था कि हर एक के पास एक रूम था रहने के लिए, बाकायदा एक रूम थे कि आप अपने पति पत्नी बच्चे एक रूम में रहेंगे। एक भाई का एक रूम था, और वो रूम ऐसा था कि शायद इस स्टेज जितना होगा या इससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अब जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है अंदर घुस से दीवार कहाँ से आ गई, ये किसी ने छोटा कर दिया क्या? अगर घर में हमारी बुआ आ जाती थी या और कोई रिश्तेदार आते थे, एक बड़ा शानदार सीन हुआ करता था। आजकल तो पलंग में बॉक्स बन जाते हैं, सामान रख दिए जाए। हमारे घर के पलंग में बॉक्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि पलंग थोड़ा ऊंचा था, और उसके नीचे जब कोई गेस्ट आते थे तो हमारा पूरा परिवार पलंग के नीचे सोता था और गेस्ट पलंग के ऊपर। खेल भी इतने अनोखे होते थे कि घर में हमें पता था कि हम सबके पास सारे खिलौने नहीं आ सकते, तो हम ऐसे सर्कुलेट करके खेलते थे। एक दिन ये इसका खिलौने से खेला, एक भाई बहन ने इसके खिलौने से खेला, हम ऐसे सर्कुलेट करते थे। और नहीं तो वो जो होता है ना कि कुछ नहीं होता तो टायर से खेल लिया, कुछ नहीं हुआ तो पत्थरों से खेल लिया, वो सब हमने किया। तो मुझे पता है पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है, और जीवन को बदलने के लिए समय से अगर पैसा ना कमाया जाए तो क्या होता है। जब मेरी शादी की बात चली रत्नेश जी से, मैंने जो चेक लिस्ट दी थी उसमें सिर्फ 3 चीज़ या 4 चीज़ मुझे ध्यान में मैंने ऐड की थी। पहली तो ये थी कि लड़का खुद कमाता हो, अपने माता पिता पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर लड़के को दहेज चाहिए या उसके परिवार को, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। और तीसरा, लड़के की इनकम अच्छी होनी चाहिए। और चौथा, अगर लड़का कोई भी व्यसन करता हो तो मुझे नहीं चलेगा। एक जैन फैमिली से बिलोंग करने की वजह से मेरे दिमाग में ये बात एकदम क्लियर थी, ना गुटखा, ना पान, ना बीड़ी, ना शराब, कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे घर से इसका कोसों दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। जिस घर में शाम के बाद खाना ना मिले, उस घर में ये सब चीज़ें वैसे भी एंट्री नहीं कर पाती। अब ये चेकलिस्ट देख के मेरे पापा एक बात समझ गए थे, लड़का खुद से खड़ा हो और वो कुछ खाए पिए भी ना, पान, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब कुछ नहीं। अच्छा, और इतना कमा ले तो दहेज भी ना ले, ये और अच्छा। और खुद के पैरों पे खुद से खड़ा हो और उसके माँ बाप दहेज ना मांगे, ये और भी अच्छा। सीधा सीधा बोल दो कि शादी नहीं करनी। इतनी घुमा फिरा के मैंने कहा वो तो मैंने पहले कह दिया, शादी तो मुझे नहीं करनी। तो जब रत्नेश जी का रिश्ता आया तो मेरे पापा बड़े खुश होकर आए, बेटा चेकलिस्ट पूरी तेरी। मैंने कहा ये कौन सा अनोखा लड़का आ गया जो उसने सारी चेकलिस्ट पूरी कर दिया। मैं टेंशन में, अब तो गए, अब क्या करेंगे। उस समय पे पापा ने मुझे बताया जो लड़का है उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए है। मैंने कहा पापा 2.5 लाख रुपए साल का कमाएगा तो क्या ही ज़्यादा हो, इतना तो मैं ही सोच लेती हूँ कमाने का। अगर लड़का इतना कमा रहा है तो क्या कमाए, फिर मेरे खर्चे कहाँ से उठाएगा।
पापा ने कहा बेटा महीने के। मैंने कहा हैं महीने के 2.5 लाख कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा पापा पक्का गड़बड़ काम करता है, चेक करा लो। आसानी से सही तरीके से आप इतने साल से काम कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। आप 50,000 पे नहीं पहुंच पा रहे हो, अभी अपने आप अपने पैरों पे खड़ा हुआ लड़का 2.5 लाख महीने में पहुंच जाएगा, कैसे संभव है? और खुद का बिजनेस, ऐसा नहीं कि खुद की कोई फैक्ट्री लगा ली कि अचानक से वो चल पड़ी, ऐसा भी कुछ नहीं। ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही थी। क्यों? कहीं ना कहीं वो रूढ़ियाँ दिमाग में थी ना कि कैसे पैसा कैसे आता है। आप लोग दिन रात काम करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, धूप में अपने आप को घिस घिस कर भी पैसा नहीं आता। सही बात बताऊँ, धूप में घिसते हैं इसीलिए नहीं आता। आज ज़रूरत है स्मार्ट काम करने की, और ये बात हम सब यहाँ से मान नहीं पाते। उस समय मैं भी नहीं मान पा रही थी। मैंने पापा को कहा पापा एक काम करते हैं, थोड़ा सा पता करते हैं, थोड़ा रिसर्च तो की जाए, लड़के के बारे में पता तो किया जाए। पापा ने कहा, थोड़े से दिन बाद मुझे कहा पापा ने, बेटा विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है लड़का 2.5 लाख रुपए कमाता है, लड़का पीता खाता नहीं है, लड़का खुद अपने पैरों पे खड़ा है, और तो और उनको दहेज नहीं चाहिए। मैं ये तो गजब हो गया, मैंने गलत टाइम पे लिख दिया था, कृष्ण जी ने शायद तथास्तु कह दिया। अब यहाँ पे मिलने की बारी आई। होता है लड़के वाले देखने आते हैं, आप भी गए होंगे लड़कियों को देखने। क्या दिमाग में रहता है? आप लोग कैसे गए थे? तैयार होकर, जो सबसे अच्छे आपके पास उस समय ड्रेस थी आप उसमें गए होंगे, जो भी पैंट शर्ट सबसे अच्छा रहा होगा, कुर्ता पजामा रहा होगा, पर वो ही पहन के गए होंगे ना। कोई खराब ड्रेस जो होगी वो तो नहीं पहन के जाएंगे, कि जो गंदी हो जाए वो तो पहन के नहीं जाएंगे। या आप सब फील्ड करना अच्छे से जानते हैं कि फील्ड वर्क क्या होता है और किस तरह के हम नए मेकअप के साथ पहुंचते हैं, वो सारी धूल के साथ जो अलग से कॉम्पैक्ट लगता है हमारे चेहरे पे। रत्नेश उस कॉम्पैक्ट के साथ हमारे घर आए थे। कई लोग शायद नहीं समझ पाए, वो फील्ड में प्लान शो करते हुए आए थे। और इस वजह से, क्योंकि उस समय रायपुर नया नया एक कैपिटल बना हुआ था, सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, आज तो बहुत शानदार है, पर उस समय उतनी अच्छी नहीं थी। और इस वजह से जब कोई वहाँ जाता था सुबह अलग कलर में जाता था, और घर जब वापस आता था तो अलग कलर में आता था। खूब सारा मेकअप। ये सड़कों पे अपने आप गवर्नमेंट की स्कीम थी, आप सड़कों पे निकलो मेकअप फ्री। अब जब वो आए तो वो हमारे ही घर आकर मुंह हाथ धोए थे। क्यों? क्योंकि वो फील्ड में लेट हो गए थे प्लान शो करते। मैं बड़ी खुश। क्यों? अब तो हाँ बोलना नहीं पड़ेगा। अगर कोई लड़का 2.5 लाख रुपए कमाए महीने का, तो क्या वो ऐसा नजर आएगा? एकदम आप एक बात सोचिए, जब 50,000 भी हमारी पॉकेट में आने लगते हैं ना महीने के, हमारे बातों का तरीका, उठने बैठने का हाव भाव, चाल ढाल सब बदल जाती है। साला मैं तो सांप बन गया। और जब रत्नेश जी 2.5 लाख रुपए महीने कमाने वाला लड़का मेरे सामने खड़ा था, और कैसे रोड के सो कॉल्ड मेकअप के साथ में, तो मैंने पापा को उनके जाते ही कहा, हो गया, समझ आ गया, आपके विश्वसनीय सूत्र गलत थे और कोई 2.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला लड़का नहीं है। फिर मेरे पापा ने कहा, नहीं बेटा बात तो बिल्कुल सही है। अब मुझे समझ आ गया था इस वक्त मेरे पापा मानने वाले नहीं। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते हैं, लड़कियों को खुशी के साथ साथ डर रहता है, बहुत बड़ा डर रहता है ना, ससुराल वाले कैसे होंगे, अभी तो बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, ये बाद में क्या होने वाला है, ये हम सबके दिमाग में रहता है। रत्नेश जी ने शादी के पहले ही रायपुर में घर लिया था और उस घर को रेनोवेट किया था। यानी मैं कहूँ कि वो घर कुछ और था और उन्होंने तोड़ ताड़ के बना के कुछ और कर दिया। अब मुझे लग रहा था कि इसका तो सारा श्रेय मेरे ऊपर जाएगा कि लड़की ऑलरेडी तेज है, पहले से डिमांड रखी हुई थी, सारी ज्ञान इसी लड़की ने दिए हैं। ऐसा ही होता है। ये लड़की नहीं, मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा था, इसी ने बिगाड़ दिया। ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट थी। उसके
बाद बात जब आगे चली रही थी तो शादी के पहले ही रत्नेश जी ने मेरे से पूछा, आप शादी के बाद घूमने कहाँ जाना चाहते हैं? मैंने कहा आपका है घूमने का काम, तो टूर का काम आपका है, आप डिसाइड कर लीजिए, 2-4 दिन का बता दीजिए, जहाँ जाना है वहाँ चले जाएंगे। क्योंकि हम कैसे घूमे हुए थे, जैसा कि हर कोई मिडिल क्लास के लोग घूमते हैं नानी के घर या तीर्थ स्थान। गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? नानी के घर, रहना खाना फ्री, घुमाना मामा का काम, सब फ्री। तो हर लड़की मायके इसीलिए जाती है कि वो चेंज भी हो जाएगा, रहना खाने की कोई टेंशन नहीं होगी, घूम भी आएंगे, बच्चे भी खुश। उस दिमाग के साथ में मैं ये 3-4 दिन बाहर जाने से ज़्यादा नहीं सोच सकती थी। और धर्म क्षेत्र में कोई तीर्थ स्थल पे क्यों जाता है, क्यों लोग इतना तीर्थ स्थान जाते हैं? मैंने इस पर बहुत सोचा, क्यों जाते हैं? तीर्थ स्थान जाएंगे यानी मंदिर की धर्मशाला में रुकेंगे, मंदिर की धर्मशाला में खाना खाएंगे और घूमने के नाम पे मंदिर जाएंगे। तो फिर वही हुआ, सस्ता सुंदर टिकाऊ एक तरीका होता है। और कहने को एक और चीज़ हो जाती है, हमारे पुण्य भी बढ़ रहे हैं, पाप कट रहे हैं। इससे अच्छा पैकेज तो कहीं मिलता ही नहीं। तो रत्नेश जी ने कहा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हमारी शादी के बाद में रत्नेश जी फिर से शॉपिंग पे लेके गए। शादी पे इतना खर्चा हो चुका, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी का पूरा खर्चा खुद किया था, अपना घर उन्होंने खुद से बनाया, अपनी शादी का पूरा खर्चा खुद से किया। ये एक चीज़ मुझे इतनी, क्या मैं कहूँ, किसी भी लड़की के लिए ये एक बहुत ज़्यादा सम्मान की बात होती है कि उसके जीवन की शुरुआत में उसके ही हस्बैंड ने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है और ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये चीज़ मुझे हर बार उतनी ही गौरवान्वित करती है जितनी कि पहली बार की थी। मैं आज भी उस चीज़ को उतने ही गौरव के साथ बोल पाती हूँ। तो जब शादी के बाद हम परचेजिंग पे गए तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, अभी तो सारी शादियों में सारी चीज़ें आती, सब खर्चे हो गए, अब क्यों जाना है। रत्नेश जी एक फुल साइज ट्रॉली लेकर आए, उस समय की जो सबसे बड़ी ट्रॉली थी। और उस ट्रॉली को देख के मुझे लगा था इसमें तो मैं फोल्ड होकर आ जाऊंगी, फोल्ड करके तो मैं खुद ही इस ट्रॉली में आ जाऊंगी, ये लाई क्यों गई। मैंने जब रत्नेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा महीने 1.5 महीने में इतने कपड़े लग जाएंगे। महीने 1.5 महीने में? क्यों भाई, इतना कहाँ घूमना है और क्यों घूमना है, खर्चा कैसे होगा? क्योंकि घर बनाने में, शादी करने में ऑलरेडी खर्चे हो चुके हैं, तो इतना खर्चा और क्यों। दूसरी बात, अब मेरी सास मुझे पक्का गाली देंगी कि लड़के को बिगाड़ दिया। पहले तो काम धाम बंद था ही, अब और महीने भर का काम ठप, वो 2.5 लाख से 2,500 ना हो जाए। मेरे दिमाग में बातें यही चल रही थी। और दूसरी तरफ टेंशन ये थी, ये इतनी बड़ी ट्रॉली क्यों। हम सब क्राइम पेट्रोल वगैरह कहीं ना कहीं देखे होते हैं, मैंने भी देख रखा था। दुल्हन हुई सूटकेस में कैद, ऐसी बहुत सारी लाइनें मेरे दिमाग में लगातार चल रही थी। मैं फोल्ड होकर इसी में तो आऊंगी ना, या आऊंगी ही नहीं, वहीं पे छोड़ दी जाऊंगी, किसी और को मिलूंगी। और मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा था, मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ। बड़ी कंफ्यूजन में थी मैं। और इतना सारा होने के बावजूद जब हम गए, हम पहली बार, मैं कुछ ऐसी जगह पे गई थी जिसके बारे में, जिन जगहों के बारे में अमूमन हम सब जानते भी नहीं हैं। लोग जानते हैं नैनीताल, मनाली, मनाली को जानते हैं, शिमला जानते हैं, इतनी जगह जानते हैं घूमने के नाम पे, पहाड़ों के नाम पे, गर्मियों में जाने के नाम पे। और हम गए थे नैनीताल के, उसके ऊपर पिथौरागढ़, फिर उसके ऊपर मुनस्यारी, फिर उसके ऊपर है धारचूला। लोग नाम नहीं सुने होते हैं। मैं वो सब खूबसूरत जगह घूम के आई थी। और पहली बार ही हम जब पहुँचे थे तो पहली ही बार में हमारी RCM की मीटिंग थी। यानी जब पूरा वो 1 महीना जब हम घूम रहे थे, एक दिन भी अगर हम काम ना करें तब भी रत्नेश जी के पास में वो इनकम लगातार आ रही थी। इनकम में कहीं कोई घटाव नहीं था, बल्कि क्योंकि टीम के साथ में काम बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सिस्टम बिल्ट हो
इसलिए लगातार टीम बढ़ रही थी। ये है सिस्टम की पावर जो हम कई बार भूल जाते हैं। आप में से कई साथी ऐसे हैं कि अगर वो 4 दिन उनकी दुकान का शटर ना उठाए तो 5वें दिन ग्राहक उस जगह पर नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि 5-10 दिन कोई दुकान बंद है तो आप 6वें दिन उस दुकान में जाना पसंद करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी वो 5 दिन आपका समय लग चुका है वहां जाने आने का, और आपके दिमाग में एक बात सेट हो गई है कि ये दुकान तो बंद रहती है। यानी हमें हर दिन काम करना जरूरी है, तो बाहर में एक बिलबोर्ड लगाना पड़ता है कि ये दुकान इस तारीख से इस तारीख तक बंद रहेगी। क्या कोई सर्विस करेंगे तो आप 5 से 6 दिन से ज्यादा आप छुट्टियां ले सकते हैं? नहीं ले सकते। बिजनेस हो, सर्विस हो, कहीं पर भी हो, हम इससे ज्यादा गोल नहीं मार सकते। हमें लगातार काम करते रहना पड़ता है। एक शिक्षक ही क्यों ना हो, कोई बड़े पद पे अधिकारी ही क्यों ना हो, हर जगह पर हमें पता होता है क्या कि हमें ज्यादा दिन की छुट्टियां मिलने वाली नहीं है। आज कई साथी इसीलिए नहीं आए होंगे, या कोई आए होंगे तो इसी मजबूरी में आए होंगे, अरे जनगणना चल रही है जनगणना वाली यहाँ पर। और क्या चल रहा है यहाँ पे? छत्तीसगढ़ में जनगणना चल रही है। अच्छा, आपके यहाँ जनगणना चल रही है? अरे आपने गणना पूरी कर ली अपनी? आपकी गणना पूरी हो गई? 5 घर करके आए, बहुत बढ़िया, शानदार, तालियां होनी चाहिए। और ये तालियां इसलिए होनी चाहिए कि वहां का भी काम पूरा और यहाँ का भी काम पूरा। हम चाहें तो सब कर सकते हैं, लेकिन आरसीएम से ज़्यादा खूबसूरत जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी कि आप अगर एक दिन भी काम ना करें तो भी आपके घर में इनकम लगातार 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 वो 1 महीना काम नहीं करने के बावजूद भी, हमारी शादी मई में 2009 में हुई थी और 1 महीना काम नहीं हुआ, यानी पूरा मई, क्योंकि उनका हमारी शादी का समय था तो नहीं, उसका घूमने चले गए तो जून भी पूरा काम उन्होंने वैसे नहीं किया। कुछ मीटिंग सेमिनार जरूर ली, पर उसके बाद भी सितंबर में रत्नेश जी सफायर की पोजीशन। ये है सिस्टम की ताकत। आप में से कितने साथियों ने रत्नेश जी को पहले देखा? वैसे अगर नहीं देखा हो तो ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। पहले कितने साथी रत्नेश जी से मिले हुए हैं? ओके, ठीक है। कितनों ने बस उन्हें देखा हुआ है मीटिंग में, सेमिनार में, या फिर कोई बड़े इवेंट्स में? ओके, पर्सनालिटी देख के लग रहा होगा ये तो कर सकते हैं, है ना? हम लोग से थोड़ा सही है, थोड़ी रायपुर जैसी जगह में है तो ये कर सकते हैं। ऐसा मन में आ रहा है, अभी बहुत से साथियों के मन में अभी आ रहा है कि इनको देख के लग रहा है ये तो कर सकते थे। कई साथी ऐसा बोलते हैं ना, अरे आप तो कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। कई साथी ऐसा बोलते हैं। कई बार फील्ड में बात आती है, रत्नेश जी ने जब आरसीएम ज्वाइन किया था वो जगदलपुर में रहते थे और उनका पालन पोषण, उनका जो जीवन शुरू हुआ था वो जगदलपुर के भी अंदर एक गांव है, एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, डिमरापाल आश्रम, वहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, वहाँ पर 8वीं या 9वीं तक वो रहे। और इस तरह के व्यक्तित्व के थे। 2 गेट थे घर में, कोई सामने के गेट से आता था रत्नेश जी, पीछे के गेट से भाग जाते थे कि मुझे बात ना करना पड़े। ऐसे व्यक्ति जो बात करने में डरते थे, वो व्यक्ति ने एक ऐसे काम को चुना जहाँ पे सिर्फ बात करना पड़ता है। और मैंने आपको बताया आदिवासी बहुल्य क्षेत्र। आदिवासी बोलते हैं, कैसे लोग ध्यान में आ रहे हैं? खतरनाक नहीं होते हैं, बड़े सीधे सरल होते हैं, पर भोले वाले टाइप के। कैसा एक प्रारूप कैसा नजर आ रहा है? पैंट शर्ट टाई वाला नहीं, तो पत्ते छाल वाला। उनके बीच में रत्नेश जी ने कपड़े का काम चुना था, उनको कपड़े पहनाने।
हमारे पास में उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, उस तरह का हमारे पास मार्केट नहीं है कि हम लोगों को जाकर आरसीएम के बारे में समझाएं। और जब रत्नेश जी ने चालू किया था, आरसीएम में मात्र पैंट और शर्ट का किट आया करता था। और छत्तीसगढ़ के पहले डिस्ट्रीब्यूटर रत्नेश जी थे, आरसीएम के पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे। उसके पहले छत्तीसगढ़ में आरसीएम नहीं पहुंचा था, और आरसीएम वहां नहीं पहुंचा था, ना ही वहां डिपो था, ना ही वहां पीयूसी थी, और ना ही कोई और ऐसा एग्जाम्पल था जिसे देख करके वो समझ पाए आरसीएम में पैसा आता है। फिर विजन था, आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कौन, ये उनके परिवार की ये फोटो। माता पिता, 3 बच्चे, तीनों में सबसे छोटे रत्नेश जी, सबसे छोटे रत्नेश जी। माता पिता दोनों की मासिक इनकम मिलाकर बता रही हूँ 60,000 रुपए। तो जब दोनों बहनों की शादी कर दी गई ना, उसके बाद माता पिता ने हाथ खड़े कर दिए थे, बेटा चाहे तुम कुछ भी कहो, पर हमारे पास तुम्हारे लिए इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई बिजनेस चालू कर ले, कि तुमको कोई हायर स्टडी के लिए पैसा दे दे। हम सब जानते हैं, अगर आज अपने बच्चों को कोई अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना होता है ना, तो सबसे पहले हम ये सारी बातें बहाने होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि पैसा, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है वो पैसा। हमें दूर से वो अच्छा लग रहा होता है। चांद में लोग दाग इसीलिए बताते हैं कि चांद तक पहुंच नहीं सकते। तो इस परिवार में जन्मे ये सबसे छोटे रत्नेश जी, उनके बड़े होते तक में मुझे नहीं लगता उनको देख के कोई कह सकता था कि वो एक शानदार लीडर बन सकते हैं। जो घर में आए 4 लोगों से बात ना करें, बात करना हमें सोचें कि मुझे बात क्या करनी है, उसके बाद वो इसी काम में इतने आगे बढ़ गए। अपने इसी कमी को उन्होंने इतना खूबसूरती से सही किया कि वो लगातार प्रोग्रेस करते रहे। आपको नहीं लगता ये बीच में भीड़ में खड़े ये रत्नेश जी, ये पॉइंटर का आपको लाइट दिख रही होगी, ये है रत्नेश जी की फोटो। कोई अलग से लीडर जैसे नजर आ रहे हैं क्या? नो। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े ऐसे घर से हैं जहाँ बहुत कुछ सिखा दिया गया हो, बात करना आता हो, जिसके पास जाते होंगे फट से आके बोलता होगा मेरे को तो तुम्हारे ही साथ ज्वाइन करना है। ऐसा लग रहा है देखकर? नहीं। और ये जो है, ये उनकी पंडित जी के साथ में उन्होंने रूबी का लेवल सेम टाइम पे अचीव किया था। ये रत्नेश जी की सबसे फेवरेट फोटोज में से एक थी कि उनको सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि जिनके साथ वो सीखे, जिन्होंने उन्हें सिखाया, उन्हीं के साथ उन्होंने सेम लेवल को अचीव किया। ये सारी फोटो देखकर आपको क्या लग रहा है? अभी मन में क्या चल रहा है? अंदर वाला बहुत कुछ बोलता है, लगातार बोलता है। मन हमारा सबसे ज्यादा गतिशील यान है, उससे ज्यादा गतिशील विमान और कोई सा नहीं है। वो 1 मिनट में यहाँ से सीधा सिंगापुर पहुंच सकता है। ट्रेन और फ्लाइट को फिर भी घंटों लगते हैं। क्या लग रहा है ये कर सकते हैं? ऐसा देख कर भी लग रहा है ये लड़का, ये हम ऐसे जज करते ना, इसको प्लान नहीं दिखाऊंगा, ये नहीं कर पाएगा, अरे इसको नहीं दिखा सकते, ये तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कई बार हम ये सब सारी चीजें सोच लेते हैं, अरे बात करना तो जानता नहीं, इसको प्लान दिखा के क्या करूंगा, ये किसको जोड़ेगा। जब एक भी एग्जाम्पल नहीं कि यहाँ पे पैसे आते हैं, जब एक भी पीयूसी नहीं, डिपो नहीं, आप ये सोचिए कि काम होता कैसे था। जब डिपो नहीं तो सामान कैसे, पीयूसी नहीं तो सामान डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था कैसी। आज हम क्या बोलते हैं, अरे सर डिपो बहुत दूर है, पीयूसी तो बहुत दूर है, कैसे सामान खरीदे, डिपो तो हमारे क्षेत्र में है ही नहीं। पहले महीने में जो लेवल था 70,000 का था, बिना पीयूसी, बिना डिपो।
रत्नेश जी 3 महीने में रॉयल्टी बन चुके थे और रॉयल्टी में भी प्लेटिनम लेवल पे थे, और 10 महीने में मात्र टेक्निकल। कितने साल से काम कर रहे हैं। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा था, कितने साथी आज यहाँ पहली बार इस सेमिनार में, आरसीएम के सेमिनार में आए। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, क्योंकि सेमिनार होते ही हमारे नए साथियों के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें और ये समझ सकें आरसीएम ना तब मुश्किल था, आरसीएम ना अब मुश्किल है, आरसीएम ना तब आसान था, आरसीएम ना अब आसान है। ये सब हमारे दिमाग का खेल है, और जब तक हम इस चीज़ को इसी तरह से नहीं समझेंगे तब तक ये हमें मुश्किल लगता रहेगा। आज से आरसीएम आसान है, आज से आरसीएम आसान है। तो क्या 3 महीने और 10 महीने का ये जो लेवल है ये अचीव कर सकते हैं? कैसे हुआ होगा? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। क्योंकि पीयूसी नहीं थे, क्योंकि डिपो नहीं थे, एक साथ में लोगों से पैसा लेते थे, तो क्या लोग इतने आसानी से पैसा दे देते होंगे? उस समय 1500 रुपये किट के लिए। कुछ किट मंगाए अपने पास से, कुछ साथ में जिन्होंने काम चालू किया उन सब ने मिलकर कुछ किट भिलवाड़ा से रायपुर मंगाए। किसी को एक पैंट दे दी, किसी को एक शर्ट दे दी, किसी को खाली किट दे दिया कि जब आपका आ जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा। और इस तरह से मंगाते उन्होंने एक काम किया कि पहले महीने 70,000 के लेवल को पार किया। यानी इसके लिए कितने प्लान लगे होंगे, कितने प्लान शो किए होंगे, वो सोचिए, कितने फॉलोअप किए होंगे, कितनी मीटिंग की होगी। इस कैलकुलेशन को हमें समझना होगा, क्योंकि ये नहीं सोचा जाता था ठीक है इस महीने बिगिनर बन जाता हूँ, अगले महीने स्टार्टर सोचूंगा। होता है, यही होता है, हम बिगिनर पे अटक जाते हैं। मिशन होना चाहिए स्टार रूबी, मिशन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। अब से आज से कसम खा के जाइएगा, अगली बार जब सोचूंगा तो स्टार रूबी के एक नीचे नहीं, पहुंचना कहाँ है? स्टार रूबी। और वही दिमाग में था, क्योंकि रत्नेश जी ने एक और गलती करी हुई थी, बहुत बड़ी गलती की हुई थी। उन्होंने अपने पूरे खानदान में अनाउंस कर दिया था जिस दिन स्टार रूबी बनूंगा तभी शादी करूंगा। हंस गए बेचारे। अब अगर समय से ना करे तो लड़की कहाँ से मिलेगी? हमारे बहुत से सीनियर एक बात बोलते हैं, आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है ना उसको छोड़ दो। वो दर्द आपको इतना देखो रोज याद दिलाएगा कि आपने अपने लिए कोई कमिटमेंट किया है और आपने इसलिए अपनी सबसे प्रिय चीज़ छोड़ दी है। महिलाओं को, हमारी सारी बहनों को कहूँगी, 1 साल तक गुपचुप मत खाना। क्यों? जब तक लेवल पे ना जाऊं तब तक नहीं खाऊंगी, चल जाएगा। कितनी छोड़ने वाली है? एक हैंडरेज आ गया, यहाँ से भी नहीं है, इतना ज़्यादा प्रिय। शादी दांव पे लगी थी, जिंदगी दांव पे लगी थी, और वाकई उन्होंने जब स्टार रूबी का लेवल अचीव कर लिया उसके बाद ही उन्होंने शादी के लिए हाँ कहा था। अब ये लड़का क्या कर सकता है? घर वाले कहते थे क्या ही कर लेगा, कुछ बात तो करता नहीं है, कैसे ही कोई दुकान में बैठेगा। उसके बाद रत्नेश जी ने अपने पैसों से अपने लिए घर बनाया, अपने लिए गाड़ियाँ ली, अपनी खुद की शादी करी, अपनी बहनों को जो वो कुछ ना दे पाए वो कुछ दिया, और साथ ही देश की नहीं विदेश की भी पूरी की पूरी उन्होंने यात्रा की। वो सारे सेलिब्रिटीज़ जो हम सोचा करते हैं ना, ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी के हाथ से उनको अवार्ड मिला है। अमिताभ बच्चन जी, संग्राम सिंह, सानिया मिर्ज़ा, मैरी कॉम, और कुछ का शायद मैं नाम याद नहीं कर पा रही। बहुत से ऐसे हमारे घर में पिक्चर्स हैं जो अवार्ड हमारे पास रखे। और आज भी अगर मैं कहूँ, आप सब जानते हैं कि आरसीएम क्या देता है।
अगर रत्नेश जी का लेवल सफ़ायर था, आज मैंने शुरुआत सफ़ायर के लेवल से की है, ना कि ज़ीरो लेवल से। और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि हो सकता है कि डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना दे, पॉसिबल है। वो एक गाइडलाइन देगा कि हाँ ये पढ़ो, ये करो, ऐसा बनो, तो शायद एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है। लेकिन क्या डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर बन सकती है? क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर अपनी वाइफ को डॉक्टर बना सके? नहीं, क्योंकि वो एज निकल चुकी होती है, वो समय निकल जाता है। लेकिन मैं गर्व के साथ कहती हूँ, आरसीएम में एक सफ़ायर अपनी वाइफ को सफ़ायर बना सकती है। ये सबको लग रहा होगा इनके लिए बहुत आसान है, बातें हो जा रही है। हाँ, ये इतना ही आसान है, आपको जो लग रहा है उससे ज़्यादा आसान है। मैं या बच्चे एक दिन भी काम ना करें, घर के भी काम ना करें, तो भी हमारी लाइफ स्टाइल इतनी ही सेट है। हमें एक भी दिन काम करने की, मीटिंग करने की, कहीं आने जाने की, काम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम इतनी ही शानदार लाइफ स्टाइल के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि सिस्टम बिल्ट हो चुका है। सिक्योरिटी रॉयल्टी मात्र से नहीं आती, रॉयल्टी एक नाम है। अगर आप सोचें, रॉयल्टी एक नाम है कि रॉयल्टी की तरह की इनकम आती है। आप जब तक एक लेवल पे नहीं जाएंगे, आप जब तक रूबी, स्टार रूबी जैसे लेवल को अपने जीवन में नहीं सोचेंगे, आप अपने जीवन में उतनी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे जो आज हमारे परिवार को मिली है। सिक्योरिटी यानी किस तरह की सिक्योरिटी? सिक्योरिटी से क्या समझते हैं आप लोग? क्या होती है सिक्योरिटी? कोई भी बताएं, क्या होती है सिक्योरिटी? पैसे से सिक्योरिटी। सिर्फ पैसा आ जाने से सिक्योर हो जाएंगे क्या? एक महिला होने के दृष्टिकोण से आपसे मैं पूछूं, पैसा आ गया, ये पैसे की गड्डियां रखी है, अशर्फियां रखी है, क्या आप सिक्योर है? नहीं है। लगातार आए तब भी आप सिक्योर नहीं है। रत्नेश जी के जाने के बाद 1.5 साल तक लगातार मेरे पास फ्रॉड कॉल आए हैं, लगातार। और वो सारी चीज़ें जो किसी भी महिला को फेस करने में प्रॉब्लम हो, वो सारी बातें हुई है। और अगर मैं यहाँ पे सही खड़ी हूँ आपके सामने, मेरा मेंटल लेवल नहीं खराब हुआ है, तो उसका भी कारण आरसीएम है। टीम का जो शानदार सपोर्ट रहा है ना, अनबिलीवेबल। मैं जितनी बार पूरी टीम का धन्यवाद करूं, जितनी बार आरसीएम का धन्यवाद करूं, उतना कम है। कोई ऐसा नहीं था जो सपोर्ट में ना खड़ा हो, जिसे जब पता चला कि ये काम है और वो काम ना हुआ हो, ये पॉसिबल नहीं था। इवन बहुत से ऐसे थ्रेटन कॉल्स को हमारी टीम ने ही हैंडल कर लिया। ये है सिक्योरिटी एक्चुअल में। पैसा आप कहते हैं, पैसा आ गया आपके पास में, 2 लाख आ गए, 4 लाख आ गए, 2-4 करोड़ आ गए, छोटी बात क्यों करना? जब बात ही कर रहे हैं तो 200 करोड़ की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा की भी पुश्तें बैठकर कभी नहीं खा सकती, एक न एक दिन धन तो खत्म हो ही जाता है। हो जाता है। आज हम बहुत से राजाओं के पुश्तों को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। हमें पता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। किसी के भी राजा और महाराजा के बच्चों को 2-4 फैमिलियां अभी बस बाकी बची हैं, जिन्होंने अपने आप को उस तरह से बना लिया, बचा लिया। वरना क्या हम बाकी इतने राजा हुआ करते थे? कम थे क्या राजा इंडिया में? बहुत थे। अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा हुआ करते थे। कहाँ गए सारे? उनके इतने बच्चे हुआ करते थे, एक तो बचता, कहाँ गए सारे? नहीं। यानी पैसा बस कमा लेने से आपको सिक्योरिटी मिलने वाली नहीं है। एक छोटी सी बीमारी आएगी ना, लाखों करोड़ों कहाँ लग जाएंगे पता नहीं चलेगा। होता है ऐसा। कोविड में बहुत से लोगों को जाते और पूरे धन संपत्ति खत्म होते देखा। हुआ क्या था? सांस नहीं ले पा रहे, बस सांस ही तो नहीं ले पाते। सर्दी खांसी बुखार ही तो हो रहा था, कौन सा कुछ बड़ा हो गया था?
छोटी सी तो चीज थी, पूरा का पूरा पैसा खत्म हो गया कई घरों का। मैं खुद अपने आंखों से देखी हुई हूँ उन लोगों को जिनके पति इतना शानदार इनकम देते थे, 2.5-3 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे। कोविड में वो चले गए, उनकी बीमारी पे यानी उनको ठीक करने में आईसीयू का एक दिन का हजारों गया, वो सिलेंडर अरेंज करने पे सब कुछ मिला के लाखों चले गए। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। जो जमीन जायदाद थी वो किसी अपने ही रिश्तेदार ने हड़प ली और वो लोग आज जीरो पे हैं। पैसे से सिक्योरिटी हो गई? नो। अब कहेंगे पैसा सिक्योरिटी देता है? नो। बहुत कमाया था किसी ने, ठीक है। अगर पैसा है भी और आप डिप्रेशन में चले जाएं, डिप्रेशन आज के टाइम पे हर कोई जानता है। छोटा सा बच्चा बोलता है आई एम फीलिंग सो डिप्रेसिव नाउ, मुझे समझ नहीं आता ये बच्चे डिप्रेशन का मतलब भी नहीं जानते और ये क्या बोल रहे हैं। हम सब मन से बहुत हार जाते हैं, बहुत जल्दी हार जाते हैं। सबके साथ होता है, किसी ने कुछ कहा नहीं, हमें बुरा लग गया, हम हार रहे हैं। इमोशनली सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ मैं, जो एक डिप्रेशन के सबसे डिप्रेशन से भी ज़्यादा अगर मैं गंभीर रूप से बताऊं, जब इंसान अपने आप को इमोशनली फिट नहीं मान पाता तो उसके सारे ऑर्गन सिर्फ उसके इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। हमने बीच में गुरुकुल में भी सुना था, एक बहुत अच्छा सेशन चल रहा था। आप अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फिट नहीं है, हो सकता है आपको लीवर की प्रॉब्लम आ जाए। अगर आप अपनी बातें कह नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम आ जाए। अगर कोई घुटन महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको शुगर की प्रॉब्लम हो जाए। और ये साइंस है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है, ये साइंस है। यानी इमोशनल सिक्योरिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, वो बच्चा देखिए अपना काम में एकदम फिट है, अपना काम बखूबी कर रहा है। तुमको जो करना है करो, मैं अपना काम करूँगा, मुझे जो जो करना है। बचपन में हम सब ऐसे करते थे, हमें जो करना है हम करेंगे। बड़े होकर सारे नियम कानून हमें जहाँ पता चल जाते हैं ना, हम सब गड़बड़ हो जाते हैं। और तीसरी अगर मैं बात करूँ, एक सिक्योरिटी होती है सोशल सिक्योरिटी। कितनी महिलाएं हैं जो अचानक किसी के कहने पे शहर के बाहर चले जाएंगी अकेले? बहुत बड़ी अकेले चले जाएंगे, आपको डर नहीं होगा? बहुत कम, 1-2 हैंड रेज आ रहे हैं, 1-2। क्यों नहीं जा पाएंगे? दिल्ली जाने में तो हमारे भाई भी डर जाए आज, और डरना भी चाहिए। दिल्ली जितनी खतरनाक जगह आज के टाइम पे बहुत कम है। अभी मुझे एक राइजिंग को लीडर बोल रहे थे, मैं अपनी होटल लिया और उसके बाद मैंने चेंज कर दी। क्यों? कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैं खुद सिक्योरिटी महसूस नहीं कर रहा था। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही सिक्योरिटी का मैटर हो, सबके साथ होता है। सबके शरीर में ऑर्गन है ना, सबके शरीर में किडनियां हैं, सबके काम आती हैं। किसी की कभी भी कहीं पर भी निकाल ली जाती है, ऐसा भी होता है। और आज मैं रात को 3:45-4 कितने बजे पहुंचे? 4 के आसपास, 4:30 के आसपास। हम सुबह 4:30 बजे मथुरा पहुंचे और ये पहली बार नहीं है कि मैं किसी स्टेशन पे इस तरह के टाइम पे पहुंची हूँ। और मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं सिक्योर नहीं हूँ। इसके पहले हम पिछले महीने दिल्ली में थे, हम तीनों यानी मेरे दोनों बच्चे और मैं, हम अकेले होटल में रुके थे, हम अकेले हर जगह घूम रहे थे, क्योंकि मुझे पता है एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है मुझे। और मेरा आरसीएम परिवार वहाँ मेरे पास खड़ा है। और आज मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ, मैं इतने पुरुषों के बीच में सबसे ज़्यादा सिक्योर महसूस करती हूँ। और कोई जगह होगी जहाँ कोई महिला इस तरह से बात कर पाए? बिल्कुल नहीं।